और आइए अब स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियां कर रही है। कुछ देशों में नया साल जो दस्तक दे चुका है, नई उम्मीद बनकर आ चुका है और हमारे यहां भारत में भी कुछ ही घंटों बाद कैलेंडर बदलने वाला है। लेकिन उधर चीन के लिए नया साल नई मुसीबत लेकर आ रहा है और ये बात पहली बार प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बाकायदा ऑन कैमरा कबूल कर ली है। नए साल की पूर्व संध्या पर जिनपिंग ने चीन के नागरिकों को एड्रेस किया है, कोरोना की चुनौतियों का जिक्र किया है, इसे बाकायदा क्रिटिकल मोमेंट बताया है और ये तमाम बातें इसलिए की गई क्योंकि चीन में जनवरी में कोरोना हाहाकार मचाने वाला है। रत्ती भर भी संदेह है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, सारी शंकाएं दूर कर लीजिए और जान लीजिए कि चीन में कोरोना के कहर का सबसे भयंकर दौर शुरू हो चुका है। मौत कैसे आती है, सांसें कैसे फेफड़ों का साथ छोड़ देती हैं। बीजिंग के अस्पतालों का मंजर बयां कर रहा है। बता देते हैं, तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। उत्तर वाले पड़ोस में कोरोना कैसे रगों में करंट बनकर दौड़ रहा है, जो 13 दिन बाद भयंकर रूप लेने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चीन के लिए मातम और मौत के डरावने आंकड़ों की भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक 13 जनवरी को चीन में कोरोना की सुनामी का पहला ट्रेलर आ सकता है। 13 जनवरी को चीन में 37 लाख केसेस सामने आएंगे। रिपोर्ट बता रही है कि चीन में दिसंबर के महीने में लाशें बिछी हैं। वहीं वुहान में वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। चीन में जनवरी के पहले हफ्ते में ही करीब 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अभी चीन में हर दिन 9,000 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। ये संख्या पिछले हफ्ते से लगभग 2 गुनी है। बात इतनी सी नहीं है। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें बताया गया कि दिसंबर के पहले 20 दिनों में कम से कम 20 करोड़ 80 लाख लोग यानी लगभग 18% आबादी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। यानी दशकों से दुनिया को दर्द देने वाले चीन के लिए 2023 भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं होने वाला है। वैसे नए साल में चीन के हालात कितने भयानक होने वाले हैं, इसकी एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल सामने आया है। चीन में कोरोना ब्लास्ट को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन में 23 जनवरी तक कोरोना के मामलों की सुनामी आ जाएगी। और इन आंकड़ों को चीन से आने वाली तस्वीरें भी सपोर्ट कर रही हैं। चीन के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बदहवास लोगों की ये तस्वीरें वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मंजर 24 घंटे पहले का है, लेकिन चीन के किस हिस्से की है इनके बारे में जानकारी नहीं है। चीन के सोशल एक्टिविस्ट ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि ये चीन के शमशान के अंदर का हाल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसे अस्पताल के कॉरिडोर की तस्वीरें बताकर शेयर कर रहे हैं। हालात ये है कि शवों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहे। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इन्हें लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। हेल्थ फर्म एफिनिटी के मुताबिक 1 दिसंबर से चीन में अभी तक कोरोना से 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 86 लाख पहुंच चुका है। ब्रिटेन की एजेंसी का दावा है कि 23 जनवरी को चीन में कोरोना की पहली लहर का पीक आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 जनवरी को चीन में एक दिन में 25,000 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि उस वक्त तक चीन में 5,84,000 लाशें बिछ चुकी होंगी। ये चेतावनी ऐसे वक्त पे जारी की गई जब अकेले बीजिंग शहर में एक दिन में हजारों केस रिकॉर्ड किए गए। लेकिन चीन के अधिकारियों का कहना है कि 7 दिसंबर के बाद पूरे चीन में कोरोना से सिर्फ 10 मौत हुई है। इस दौरान WHO की तरफ से चीन से लगातार कोरोना के आंकड़े शेयर करने की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि चीन को ऐसे आंकड़ों को लेकर पारदर्शी होना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्क कोरोना को लेकर इसी आधार पर तैयारी कर सकें। दरअसल हो ये रहा है कि नए साल में कोरोना की सुनामी वाला डर जो है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया के इसी डर को कई और देशों ने भी अब वेरीफाई कर दिया है। अमेरिका, भारत के बाद फ्रांस, स्पेन, इजराइल जैसे मुल्कों ने भी चीन से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी है। कोरोना चीन में कहर बरपा रहा है। मरघट बनते चीन की हालत देख दुनिया दहशत में है। फ्रांस, स्पेन और इजराइल भारत समेत उन देशों की सूची में शामिल होने वाले नए देश बन गए हैं, जिन्होंने बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर चीन से यात्रियों के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा किया है। फ्रांस, स्पेन और इजराइल ने नए प्रतिबंधों को लागू तक कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक चीन से आने वाले हर पैसेंजर का कोविड टेस्ट होगा। चीनी पैसेंजर्स को 48 घंटे के अंदर की कोरोना रिपोर्ट देनी होगी। वहीं
स्पेन की हेल्थ मिनिस्टर कैरोलिना डारियास ने साफ कर दिया है कि देश के हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। उधर इजराइल भी कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में है। इजराइल ने विदेशी एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वो लोगों को चीन की यात्रा करने की इजाजत न दे। कोरोना को लेकर ब्रिटेन भी ऐसे ही एहतियात बरत रहा है। दुनिया कोरोना नियमों को कड़ा कर रही है, जिसे चीन साजिश बता रहा है। वहीं कोरोना समय के कोहराम के बीच शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री को फिर एक्सपोज हो चुका है। बौखलाहट में शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को हटाकर चिनगांग को चीन का नया फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। 29 दिसंबर को कोरोना कोहराम के बीच वांग यी ने ताइवान के मसले पर अमेरिका को सैन्य संघर्ष की चेतावनी दी थी। चीन के भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इसी वजह से शी जिनपिंग ने वांग यी को हटाया। लेकिन सच ये है कि वायरस के खिलाफ जैसे दुनिया चीन के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, जैसे प्रतिबंध चीन पर लगाए जा रहे हैं, उससे बीजिंग में बेहद बौखलाहट है और विदेश मंत्री को बदलना इसी बौखलाहट का नतीजा है। देखिए, कोरोना का जो डर है वो इसलिए भी है क्योंकि वायरस का जो नया वेरिएंट है अमेरिका में तबाही मचाने लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से चीन में ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट लोगों को बीमार कर रहा है, उसी तरीके से ओमिक्रॉन का एक और नया स्ट्रेन अमेरिका में कोरोना की नई लहर को ला सकता है, कोरोना इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। और इसके ट्रेलर दिखाई भी देने लगे हैं। यूएस के वायरोलॉजिस्ट एरिक डिंग ने ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट पर वार्निंग दी है। एरिक ने डेटा के आधार पर आशंका जताई है कि XBB.15 अगली बड़ी तबाही ला सकता है। ये कोविड का सुपर वेरिएंट बताया जा रहा है। अमेरिका में इस वेरिएंट का संक्रमण 40% तक हो गया है और हालात ये हैं कि जो लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ रहा है। अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट एरिक डिंग के मुताबिक क्रिसमस के बाद XBB.15 पुराने BQ.1 वेरिएंट से 120% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि XBB.15 एक नया सुपर स्ट्रेन है जो इम्यूनिटी को लगातार बाईपास कर सकता है और ये वेरिएंट BQ और SBB से ज्यादा घातक है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि XBB.15 वेरिएंट की संक्रमण की रफ्तार दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है और इसका R वैल्यू भी पुराने वेरिएंट से ज्यादा है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने माना कि इस वक्त कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट्स मौजूद हैं, उसमें XBB.15 सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि XBB भारत में पहली बार अगस्त में आइडेंटिफाई हुआ था और फिर ये भारत के साथ सिंगापुर में भी डोमिनेंट बन गया। हालांकि अब एक बार फिर भारत में XBB.15 वेरिएंट वाले मरीज का पता चला है और इसी को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। हकीकत आप देख रहे हैं, कोरोना को लेकर चीन जैसा मुल्क जो है वो भी घुटनों पर आ चुका है। बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहर, मेडिकल सिस्टम वहां पर क्रैश हो चुका है। अस्पताल में मरीजों के लिए इंच भर जगह नहीं बची है। ऐसे हालात में चीन के कई लोग अब होम रेमेडीज से कोरोना वाली जंग लड़ रहे हैं। बात सांप बिच्छू तक को पकड़ने पर आ गई। हालात ये हैं कि नींबू संतरे के बाद अब कोरोना भगाने के लिए सांप के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े पैमाने पर एनिमल मटेरियल यूज होने की बात सामने आ रही है और ये सच इसीलिए हो रहा है क्योंकि चीन में एलोपैथिक दवाइयों की भयंकर किल्लत है। एंटीवायरल दवाएं नसीब नहीं हो रही, इसीलिए चीन के कई लोग भारत से चोरी छिपे कई दवाएं मंगा रहे हैं। चीन के कोरोना हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जनता को अलर्ट कर रहे हैं। चीन में कोरोना फिर से पसर रहा है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, कोरोना के दोनों डोज लिए या नहीं लिए? भाई हाथ ऊपर करो, किस किसने लिए हैं? सबने लिए ना। असल में चीन में कई लोग अब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का रुख कर रहे हैं, जिसके जरिए वहां हजारों साल से पारंपरिक तरीके से इलाज किया जाता रहा है। इसमें शरीर में मौजूद ऊर्जा को ठीक करके बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है। इसी तर्ज पर सांप का तेल इस्तेमाल हो रहा है। दावा है कि हर्बल ट्रीटमेंट के नाम पर सांप के अलावा सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के साथ गधे के मांस तक का इस्तेमाल होता है। इस बीच आज दुनिया में कोरोना की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें थाईलैंड से भी आईं, क्योंकि यहाँ न्यू ईयर मनाने के लिए चीन के टूरिस्ट का सैलाब आ चुका है। थाईलैंड में मौजूद सैलानियों में 30% चाइनीज है, लेकिन इनमें से कौन कोरोना स्प्रेडर है ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए नए साल पर टूरिस्ट सेंटर कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। और इन तमाम हालात में कोरोना पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिन इस वायरस से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। भारत में जनवरी के महीने में लोगों को अलर्ट रहना होगा, लेकिन नए साल के जश्न के लिए हिल स्टेशंस पर तो लोगों की भारी भीड़ है। इसीलिए आशंका कहीं ये भीड़ कोरोना कैरियर ना बन जाए, कोरोना को जगह जगह पार्सल ना कर दे।
जोश है, जश्न है, जबरदस्त है और हो भी क्यों नहीं, नई उम्मीदों का नया साल दस्तक जो दे रहा है। यही वजह है कि पहाड़ से मैदान तक, बीचों से बर्फीली चोटियों तक सैलानी जमे हुए हैं, तो मथुरा से लेकर महाकाल तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां क्रिसमस के पहले से ही लाखों सैलानी पहुंच चुके हैं। पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मसूरी में भी हालात कमोवेश यही है। हालत यह है कि माल रोड पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची है। होटल्स फुल हो चुके हैं। कई जगह तो जश्न मनाने वालों ने महीने भर पहले से ही बुकिंग शुरू कर दी थी। नए साल के जश्न की खुमारी ऐसी है कि लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। माना कि सरकार ने अभी तक कोई बंदिश नहीं लगाई है, लेकिन एहतियात बरतने को जरूर कहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 226 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल संख्या 3653 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना की संक्रमण दर 0.12% है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन में बने कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। गोवा की तस्वीरें देखिए, जहां नए साल के जश्न के लिए देश के कोने कोने से लाखों सैलानी पहुंचे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन चाइनीज वायरस से राय और सलाह नहीं बल्कि सावधानी से ही बचा जा सकता है। वैसे हमारी भी राय यही है कि जश्न खूब मनाएं, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखें। तो ये रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। न्यू ईयर पर बेहिसाब भीड़ कोरोना पर चिंता बढ़ा रही है, और वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस में को-स्टार उसके शिजान खान, चिंताएं बढ़ गई हैं शिजान की। शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और इस सब के बीच पुलिस ने शिजान से जुड़े और भी चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे किए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, को-स्टार शीजान खान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शीजान से जुड़े और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सोर्सेज की माने तो शीजान कई लड़कियों से टच में था। शीजान बार बार अपने बयान बदल रहा है। शीजान इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है। वसई कोर्ट ने शीजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने शीजान को दवाई और घर के खाने की परमिशन दी है। साथ ही शीजान के बाल 2 जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे। शीजान ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सीरियल की शूटिंग चल रही है, ऐसे में उनके बाल न काटे जाएं। बालों की बात तो इसी से पता चला है उसकी नेग्लिजेंस तुनिशा के लिए किस हद तक थी। उसको मुझे नहीं लगता वो कभी उसके लिए सीरियस रहा होगा। तुनिशा की मां वनीता शर्मा पहले दिन से इल्जाम लगाती आई हैं कि शीजान तुनिशा को अपने मजहबी रिवाज सिखा रहा था। लव जिहाद का एंगल भी केस को दिया गया, जिसके बाद शीजान ने जेल में सिक्योरिटी की मांग की थी। के वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और सरदा जैसा हाल ना हो, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर। तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है। जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती। सरकारी वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था। बहस के दौरान शीजान पर इल्जाम ये भी लगे कि वो तुनिशा को हिजाब पहनने के लिए कहता था, साथ ही तुनिशा को उर्दू भी सिखाता था। उधर शीजान का परिवार अब जमानत की कोशिशों में लगा है, जिसमें अब भी कई पेच हैं। पुलिस ने कल जिस ग्राउंड पे उनकी रिमांड मांगी थी, सेम ग्राउंड पे आज भी उन्होंने रिमांड मांगने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने नकारा है और उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तुनिशा सुसाइड केस में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अगली खबर, टीम इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को लेकर अच्छी खबर आज आई है। डॉक्टर्स ने बताया ऋषभ पंत की सेहत में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे अब वो बात कर रहे हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट को लेकर जांच टीम हादसे वाली स्पॉट पर भी आज पहुंची। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती ऋषभ पंत से मिलने आज कई लोग आए। सुबह सुबह एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंच गए। मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। लेकिन इसी दौरान डीडीसीए की तरफ से पहला बयान आया। ये कहा गया कि ऋषभ पंत को आगे के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि बाद में डीडीसीए के चीफ श्याम शर्मा ने कहा कि उनकी मुलाकात पंत से हो चुकी है, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अभी उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें कि कल ही रुड़की में ऋषभ पंत की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार डिवाइडर से टकराई थी। हादसे के बाद उनकी कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पंत खुशकिस्मत थे कि इस एक्सीडेंट में बच गए। काफी ठीक हैं और वो कल भी कोई खतरे में नहीं थे। चोटें हैं उनको 2-3 जगह पे, किंतु गंभीर प्रवृत्ति की नहीं है। इस बीच पंत की सेहत के लिए उनके परिवार के पास शुभकामनाओं के संदेश लगातार पहुंच रहे हैं।
सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोग उनके जल्द ठीक होने और क्रिकेट के मैदान पर वापसी की दुआ कर रहे हैं। और पूरा देश दुआ यही कर रहा है कि पंत जो है वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर पर पहाड़ों में भीषण बर्फबारी हो रही है। लद्दाख में टेम्परेचर -24 डिग्री तक गिर चुका है। हालात इतने खराब, टेट्रा पैक जूस जो होता है ना वो भी जम गया। दिल्ली एनसीआर पर भी कोल्ड अटैक की भविष्यवाणी हो चुकी है। कुदरत ने न्यू ईयर का वेलकम कुछ इस अंदाज में किया। लद्दाख में भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ के पहाड़ जम चुके हैं। नदियां जम चुकी हैं जिन पर बच्चे मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। बर्फबारी के बाद लद्दाख में बेहिसाब ठंड पड़ रही है। 30 दिसंबर को टेम्परेचर -24 तक लुढ़क गया। सर्दी का सितम ऐसा है कि लद्दाख के द्रास में दुकानों में रखा कुकिंग ऑयल, टेट्रा पैक जूस तक जम चुका है। ये एकदम स्लाइस का बोतल है, बिल्कुल ये यख होकर पूरी तरह बंद हो चुका है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना टेम्परेचर बर्फ के आते ही बिल्कुल शुरू हो गया। तो सेम यही हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ मस्टर्ड ऑयल और हमारे लिए दारा है, बिल्कुल जमा हुआ है। तो इस वक्त जो है -30 डिग्री, -30 में चल रहा है इस वक्त टेम्परेचर। लद्दाख की टेंशन और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि लद्दाख में और बर्फबारी हो सकती है और पारा और लुढ़क सकता है। ऐसी ही सितमगर सर्दी श्रीनगर में भी पड़ रही है। हाड़ कपाने वाली सर्द हवाओं से श्रीनगर के बाशिंदे परेशान हैं। मुझे लग रहा है पिछले 15 दिन से सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। रात का जो टेम्परेचर है बहुत हद तक गिर रहा है। यहाँ तक कि कई दिनों में तकरीबन 6 डिग्री, -6 डिग्री तक भी पहुँच चुका है। श्रीनगर में हर नुक्कड़ पर लोग हाथ तापते मिल जाएंगे। श्रीनगर के अलावा हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वहीं मैदानी इलाकों में तापमान थोड़ा बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है। वहीं ठंड की बात करें तो दिल्ली में अगले कुछ दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में 15 दिन बाद पारा 10 डिग्री तक पहुंचा। वहीं हरियाणा और पंजाब में तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। बठिंडा में 5 और अमृतसर में 6.4 डिग्री को छोड़कर कई जगहों पर पारा 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, लेकिन कोहरा छाया रहा। तो ये हाल है उत्तर भारत का। ठंड से पारा गिर रहा है। वहीं 2024 की लड़ाई के लिए जो सियासी तापमान है वो लगातार चढ़ रहा है। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, इसी को लेकर राहुल गांधी के नाम की चर्चा तेज हो गई है। नीतीश ने राहुल के नाम का सपोर्ट किया है। राहुल की उम्मीदवारी को सबसे पहले हवा कमलनाथ ने दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कह दिया कि 24 में मोदी के सामने राहुल ही विपक्ष का चेहरा होंगे। इस बयान पर जब तक अलग अलग रिएक्शन आते, नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कह दिया कि राहुल की उम्मीदवारी से कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें। इस बयान से आरजेडी की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीतीश ने अगले सीएम के तौर पर तेजस्वी का नाम आगे किया था। इधर बीजेपी लीडर और असम के सीएम ने आरजेडी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। तो पूरा कार्यक्रम था अपने बनने का, मतलब युद्ध होने का पहले ही सरेंडर कर दिया, तो अच्छा न्यूज है ये। इस बीच बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के कैंडिडेचर पर सवाल उठा दिए। 2024 में क्या हालात रहते हैं ये तो उस पर डिपेंड करता है। चुनाव लड़ा जाएगा, हम सब ये चाहते हैं कि चुनाव सब लोग मिलकर लड़ें। हालांकि राहुल गांधी ने पीएम की कुर्सी को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने आज ये तक बता दिया कि पीएम के तौर पर उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, लेकिन इसके साथ तंज कसते बीजेपी और संघ को गुरु भी बता दिया। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि राहुल के लिए नागपुर में संघ के द्वार खुले हैं। राहुल स्वयं सेवक बन सकते हैं। उधर बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से गुजरात मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है और इस बार तो महागठबंधन में शामिल है जीतन राम मांझी। उन्होंने ही बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है। छपरा में अवैध शराब से हुई मौतों के बाद अब बिहार में शराबबंदी के गुजरात मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। सीएम नीतीश कुमार को भले ही गुजरात मॉडल से चिढ़ हो, लेकिन महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चे के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर दी है। गुजरात मॉडल है ना,
गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं ज़रूरत है तो उसको शराब मिल जाता है और बाज़ाब्ता परमिट के साथ, तो उसी तरह से यहाँ भी हो। गुजरात में बिहार से पहले ही शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ कुछ शर्तों के साथ शराब पीने की इजाजत होती है। शराब खरीदने के लिए सिविल अस्पताल से हेल्थ परमिट बनवाना होता है। हेल्थ परमिट के लिए 40 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। हेल्थ परमिट के लिए 25,000 महीने से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए। 40 से 50 साल की उम्र वाले हेल्थ परमिट धारकों को महीने में 3 यूनिट शराब मिलती है। 50 से 65 साल की उम्र वाले हेल्थ परमिट धारकों को महीने में 4 यूनिट शराब मिलती है। मांझी भी इसी तर्ज पर बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। श्री जीतन राम मांझी की बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना चाहिए कि परमिट सिस्टम हो, गुजरात मॉडल बिहार में अपनाया जाए, तब बिहार का विकास होगा। छपरा में अवैध शराब से हुई मौतों के बाद बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग हो रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की गुजरात मॉडल वाली मांग से नीतीश की परेशानी और बढ़ेगी। और अब बात पाकिस्तान की, जो आतंकवादियों को पालते पोसते बर्बादी के कुएं की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका है। पहले से ही खाली थाली पीट रहा पाकिस्तान चूल्हा भी बुझ चुका है। अब दहशतगर्दों के सरपरस्त पाकिस्तानी कैसे थैले में गैस वाले फिदाइन बन चुके हैं, ये रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाइक पर 2 सवार और एक बड़ा सा गुब्बारा, ये महज तस्वीर नहीं है, ये जिन्ना के मुल्क की परमानेंट बर्बादी की मुनादी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो बलून नुमा चीज देख रहे हैं, ये वो बम है जो फट गया तो आधा मोहल्ला खाक हो जाए। प्लास्टिक के इन थैलों में रसोई की गैस भरी है। पड़ोस के मुल्क की मुफलिसी की हद ये हो चुकी है कि रसोई गैस के लिए सिलेंडर तक नहीं है। लोग प्लास्टिक के थैलों में गैस भरकर चूल्हा जलाने की मशक्कत कर रहे हैं। एरिया में गैस आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे मसला भी बन सकता है और जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तानी अंजाम जानते हैं, फिर भी प्लास्टिक की पन्नियों में भरकर गैस ले जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई दुकानें खुल चुकी हैं जहां आसानी से बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग लिए जा सकते हैं। इन्हीं बैग्स में गैस भरकर बेचने का धंधा बखूबी चल रहा है। हमारे इल्म में ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है गलत कर रहा है। देखिए, उनको जो अगर गैस की रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी करनी है तो हम एलपीजी सिलेंडर देने को तैयार है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों के इसी तरह के फर्जी वादों से 2022 में पाकिस्तान कंगाल हुआ तो 2023 में दिवालिया होना तय है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ आजकल हमारे मुल्क में गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली का बिल महंगे होते जा रहे हैं सर्दियों में। सब मिले हुए सब एक कुछ ही है। ये बेचारा जो गरीब आवाम है ना, ये इसके अंदर चक्की के अंदर पीस रही है, इनका कुछ नहीं है। लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक मुल्क की बर्बादी का मरसिया पड़ रहे पाकिस्तानी उस घड़ी को कोस रहे हैं जब जिन्ना के वादे पर भरोसा कर सरहद पर नफरत की लकीरें खींची गई थी। लेकिन पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं। यही वजह है कि 2023 में पाकिस्तान के पास बर्बाद और दिवालिया होने के सिवाय कोई चॉइस नहीं बची है। वैसे 2023 में तो पाकिस्तान की परमानेंट बर्बादी की लकीर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी खींच दी है। आतंकवादी संगठन है टीटीपी, पाकिस्तान पर कब्जे का खाका पूरी तरीके से उसने तैयार कर लिया है। कई एक्सपर्ट्स अब इस्लामाबाद का हाल काबुल जैसा होने की बाकायदा भविष्यवाणी तक करने लगे हैं। जोरदार धमाका और सब धुआं धुआं। जाते जाते 2022 में ये पाकिस्तान की 2023 वाली तबाही का दस्तावेज है। ऐसा इसीलिए क्योंकि टीटीपी के बलूच विद्रोहियों से हाथ मिलाने के बाद पाकिस्तान की फौज पर सबसे बड़ा अटैक हुआ। पाकिस्तानी आर्मी पर यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया। हमले का ये वीडियो बलूच लिबरेशन आर्मी ने ही जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में एक कैप्टन समेत पाकिस्तानी आर्मी के 6 जवान मारे गए। बात इतनी सी नहीं है, पाकिस्तान की कोख से ही वजूद में आए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जे का पूरा खाका कैसे तैयार कर लिया है, इसे भी जानिए। टीटीपी ने कुछ नई नियुक्तियों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों को मंत्रालय में बांटा गया है, जिसे पाकिस्तान पर कब्जे की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। टीटीपी की तरफ से इसे लेकर बाकायदा ट्वीट किया गया है, जिसमें सोमालिया की तरह पाकिस्तान के कबायली इलाके पर कब्जे का ऐलान किया गया है।
टीटीपी के ऐलान के बाद से ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक सूख चुका है। शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अर्जेंट मीटिंग बुला दी। मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के तीनों चीफ शामिल थे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान के ताबड़तोड़ कहर को लेकर चर्चा की गई। आतंकी संगठन टीटीपी ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। आंकड़ों की माने तो 15 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2022 के बीच पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की संख्या में 51% की बढ़ोतरी हुई। इन हमलों में 433 लोगों की जान गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से है ये अगली खबर। दिल्ली में एक बड़े कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मर्डर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन पुलिस को अब तक कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। प्रीत विहार पूर्वी दिल्ली का व्यस्त इलाका है। इसी इलाके में विकास मार्ग पर एनर्जी जिम के मालिक महेंद्र अग्रवाल का दफ्तर है। देर शाम तकरीबन 8 बजे महेंद्र अग्रवाल अपने ऑफिस में थे। इसी दौरान हथियारों से लैस 3 बदमाश ऑफिस में दाखिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक महेंद्र को 3 गोलियां मारी। एक गोली सिर पर लगने से महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जिम में अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत भागकर ऊपर पहुंचे, जहां जिम मालिक खून से लथपथ पड़े थे। लोगों ने तुरंत उनके परिवार वालों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। वारदात वाली जगह पर कई सीसीटीवी लगे हैं। बताया जा रहा है कि जाते जाते बदमाश सीसीटीवी की डीवीडी भी ले गए। महेंद्र अग्रवाल का एनर्जी नाम से प्रीत विहार में जिम है, साथ ही जिम की मशीनें बनाने का कारोबार भी है। स्पेशल स्टाफ और एएटीएस मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन कारोबारी की हत्या क्यों और किसने की, इसका जवाब मिलना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर एक्शन आपको याद होगा। अब वही बुलडोजर एक्शन कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादी के घर पर हुई कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के घर को जमींदोज कर दिया गया। गेट धाराशायी किया, पूरी बाउंड्री गिरा दी। सरकारी जमीन पर जितना भी कब्जा था खाली करवा दिया गया। तस्वीरों से साफ हो गया है कि घाटी को दहलाने वाले दहशतगर्द गोली से तो मरेंगे ही, आतंकियों की पनाहगाहें भी जमींदोज कर दी जाएंगी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हैं, जहां सर्द सुबह में घाटी बुलडोजर की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, घर की दरों दीवारों को बुलडोजर के पैने और मजबूत डैने धाराशायी कर चुके थे। आतंकी की पहचान गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के रूप में हुई। सूत्रों ने कहा कि आमिर हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर है, जो 90 के दशक की शुरुआत में पीओके गया था और वहीं से आतंकी साजिशों को अंजाम देता रहा है। आतंकी गुलाम नबी खान उर्फ सैफुल्लाह खालिद उर्फ आमिर खान हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन का डिप्टी है, जिसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। आतंकी गुलाम नबी खान ने सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद दीवार बनाकर अपने घर के अहाते में शामिल कर लिया था, जिसे बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इससे पहले इसी महीने की 10 तारीख को पहलगाम में आतंकी आशिक नेंगरू के 2 मंजिला घर को जमींदोज किया गया था। आशिक नेगरू का घर पुलवामा जिले के राजपुरा में अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बनाया गया था। नेगरू 2019 में पाकिस्तान चला गया था। तो देखा आपने कैसे घाटी में कश्मीर में बुलडोजर वाला एक्शन, बुलडोजर आतंक के खिलाफ चला है कश्मीर घाटी में। और वहीं यूपी से एक चौंकाने वाली खबर आ जाए। बस्ती जिले में सरकारी अधिकारियों ने एक ऐसा शौचालय बनवा दिया जो प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया है। एक ही कमरा और उसमें 4 टॉयलेट शीट्स लगवा दी गई। न पार्टीशन है न दरवाजे हैं, है तो बस एक साथ 4 शौचालय सीट। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो हुआ सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और गुनाह कहा जा सकता है। रुधौनी ब्लॉक के धनसा में शौचालय बनाने वाले इंजीनियर्स ने एक साथ 4 सीट बैठा दी, वो भी बगैर पार्टीशन और दरवाजों के। सोशल मीडिया पर जब सरकारी इंजीनियर्स का ये 8वां अजूबा वायरल हुआ तो प्रशासन एक्शन में आया। अपनी नाक बचाने के लिए पहले तो 4 सीट वाले ओपन शौचालय को तोड़ा गया, अब लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का ऐलान हो रहा है। एक उन्होंने मॉडल डिजाइन किया था, उस डिजाइन के अनुसार बनना था, लेकिन ये संज्ञान में आया कि शायद उस डिजाइन का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है, इसमें जांच करा लें और अगर कहीं भी इस तरह कोई बात आती है कि मानक विहित है तो उस पर कार्रवाई भी करें और उस पर सुधार भी करें। सरकारी योजना के मुताबिक धनसा में 7 लाख की लागत से ये शौचालय बनाया गया है।
इसमें 4 शौचालय और बची हुई जगह पर बेबी फ्रेंडली शौचालय बनाया जाना था, लेकिन 7 लाख खर्च कर जो कुछ बनाया गया वो प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की वजह बना। और अब एक बड़ी खबर जो आज राजधानी दिल्ली से सामने आई है। दरअसल बिहार के छपरा में जहरीली शराब का मास्टरमाइंड दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा उसे। छपरा में जहरीली शराब से 77 लोगों की मौत हुई थी। जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड राम बाबू बिहार से भागकर दिल्ली पहुंचा था। पुलिस से बचने के लिए राम बाबू लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार राम बाबू को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच के मुताबिक राम बाबू ने केमिकल का इस्तेमाल कर शराब बनाई थी। इसी जहरीली शराब को पीने से छपरा के मशरक, इसवापुर, आमनौर और मढ़ौरा में हाहाकार मचा। आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि बिहार सरकार ने 38 मौतों की बात कही थी। कहाँ क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ। जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको तत्काल देखिए। और आप जानते हैं महज चंद घंटों का इंतजार बाकी रह गया है। साल बदल जाएगा। 2022 से 2023 में पहुंचते ही आपकी जिंदगी में और क्या कुछ बदलने वाला है। 1 जनवरी 2023 से रोजमर्रा में क्या कुछ बदलाव होंगे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। 1 जनवरी 2023 से होने वाले बदलाव का सीधा असर जेब पर पड़ेगा। नए साल की पहली तारीख को डीजल, पेट्रोल के दाम बदल सकते हैं। कंपनियां हर महीने की शुरुआत में तेल के दाम तय करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम घटे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ सकती है। साथ ही साथ एलपीजी के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के कीमतों में भी कटौती की जा सकती है। 1 जनवरी को तेल कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम भी तय करेंगी। पिछले कुछ दिनों में सीएनजी महंगी हुई है, इसीलिए इस बदलाव पर नजर है। नए साल में गाड़ियों की खरीदारी महंगी हो सकती है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नए साल में दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। पैसेंजर के साथ ही कमर्शियल गाड़ियों के दाम भी बढ़ेंगे। लागत बढ़ने के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। 1 जनवरी से जीएसटी से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। अब जीएसटी की ई-इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा। नए साल में बैंक लॉकर से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों से मनमानी नहीं कर पाएंगे। बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय होगी। बैंकों को लॉकर से जुड़े सभी नियमों में बदलाव की जानकारी ग्राहकों को देनी जरूरी होगी। नए साल में आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना भी जरूरी है। 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए साल में कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, नए साल ने दुनिया के कई देशों में दस्तक दे दी है। नए साल का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आतिशबाजी, डांस के साथ साल 2023 का वेलकम हुआ है। लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। कोविड के खतरे के बीच न्यूजीलैंड में नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग कई जगह इकट्ठा हुए, लेकिन ऑकलैंड के ऐतिहासिक स्काई टावर की बात कुछ और थी। यहाँ जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर सेलिब्रेट किया। इसी तरह सिडनी से भी नए साल के जश्न की शानदार तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शुमार है जहां कोरोना का खतरा बरकरार है। रोजाना कई केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सिडनी हार्बर के पास लोगों ने जमकर मस्ती की। 2023 का दिल खोलकर इस्तेकबाल किया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।